नमस्कार। आज इतिहास विषय में बीए प्रथम वर्ष की क्लास लेंगे और बीए प्रथम वर्ष में हम गुप्तकालीन साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं। बीए प्रथम वर्ष का जो प्रथम सेमेस्टर है, उस प्रथम सेमेस्टर की क्लास है गुप्तकालीन साहित्य। तो आज हम गुप्तकालीन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो फर्स्ट सेमेस्टर है इंडियन हिस्ट्री का, उसमें 2 यूनिट तक गुप्त काल का इतिहास दे रखा है और उसी गुप्त काल में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज दे रखी है, गुप्तकालीन कला साहित्य। कला अलग पार्टीशन में पूछी जाती है और साहित्य अलग से पूछा जाता है। तो अपने लिए कला के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है गुप्तकालीन साहित्य। तो आज हम गुप्त काल के दौरान जितनी रचनाएं हुई है, उन रचनाओं में जो मुख्य रचनाएं उस समय रचित की गई, उनके बारे में सारा वर्णन कर रहे हैं। यहाँ गुप्त काल में कौन कौन बड़े साहित्यकार हुए हैं, किन साहित्यकारों ने किसके ऊपर ज़्यादातर ग्रंथ लिखे हैं। किसी ने पौराणिक ग्रंथ लिखे हैं, किसी ने विज्ञान पे लिखे, किसी ने व्याकरण पे लिखे, किसी ने नाटकें लिखी, किसी ने महाकाव्य लिखा, किसी ने काव्य लिखा और किसी ने साधारण ग्रंथों की रचना की। तो उन सबके ऊपर अपन एक परिचर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम गुप्तकालीन साहित्य को पढ़ेंगे। ये प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। इस क्लास को आप कभी छोड़े नहीं। ये प्रथम सेमेस्टर के लिए है और प्रथम सेमेस्टर में इनका सवाल आने की पूरी संभावना है गुप्तकालीन साहित्य की। गुप्तकालीन साहित्य को देखें तो गुप्त काल में जो साहित्य लिखा गया, उसमें ज्यादातर साहित्य जो लिखा गया वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक दरबारी था कालिदास, सब जानते हैं। कालिदास बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था। कालिदास की रचनाएं बड़ी फेमस हुई उस समय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से, जो 9 दरबारी थे उनके 9 रत्न दे रखे थे, उनमें से एक था कालिदास। और उसी कालिदास ने कई सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें उन्होंने अपने ग्रंथों को 3 भागों में डिवाइड किया, नाटक, काव्य और महाकाव्य में। उन सब के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य में सबसे बड़े रूप में अगर पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं अपन कालिदास को। बाद में जितने साहित्यकारों ने जिन साहित्य की रचना की है उनको भी एक एक करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कालिदास को। ये प्रथम सेमेस्टर में कालिदास इतना महत्वपूर्ण है कि आपके गुप्तकालीन साहित्य में भी काम आएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत है उसमें भी काम आएगा, और कालिदास का व्यक्तिगत भी वर्णन किया गया है। तो उन 3 जगह कालिदास अपने काम आएगा। जो कालिदास है, इन्होंने 3 रूपों में अपनी रचनाएं की। एक नाटक के रूप में, ये बहुत बड़ा नाटककार था, इसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नाटकें इन्होंने अच्छी लिखी। दूसरा इनके समय का बड़ा फेमस महाकाव्य हुआ, और तीसरी चीज थी काव्य। तो 3 रूपों में अपनी रचनाएं दी। इनकी जो नाटकें हैं, जो नाटक का वाला इन्होंने भाग लिखा है, वो नाटकों में पहली नाटक अगर पढ़े अपन तो विक्रमोर्वशीय। जो दूसरी नाटक है वो है मालविकाग्निमित्रम। और तीसरी नाटक थी इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम। कितनी नाटकें हैं? 3 नाटकें हैं, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। कहते हैं कि ये किनके बारे में लिखी गई है? तो जो विक्रमोर्वशीयम है वो पुरुरवा का एक राजकुमार था विक्रम,
और कहते हैं स्वर्गलोक इंद्रलोक की एक अप्सरा थी उर्वशी। उन उर्वशी और पुरूरवा के राजकुमार की जो प्रेम कहानी है उस पर लिखा गया है विक्रमो वर्ष्यम। ये टोटल 5 खंडों में डिवाइड है। कितने भागों में? 5 खंड में डिवाइड है विक्रमो वर्ष्यम, यानी इसके 5 चैप्टर है। किसकी कहानी है? पुरूरवा के राजकुमार विक्रम और इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी, इन दोनों के बीच में जो प्रेम है उनके प्रेम के ऊपर नाटक लिखा गया कालिदास ने, वही कहलाया विक्रमो वर्ष्यम। दूसरा है मालविकाग्निमित्रम। कहते हैं मालव जनपद की राजकुमारी थी मालविका। मालव जनपद भी है और मालविका नाम भी है। तो मालविका और सुंगवंश का एक शासक था अग्निमित्र। तो अग्निमित्र और मालविका की, मालव प्रदेश की राजकुमारी मालविका के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम का जो वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया है, जिस नाटक में किया गया है, उसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। ये भी टोटल 5 खंडों में डिवाइड है। तो विक्रमोर्वशीयम भी 5 भाग में और मालविकाग्निमित्रम भी 5 भाग में डिवाइड है। ध्यान रखना, ये विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी है, ये मालविका और अग्निमित्रम की। अग्निमित्र सोमवंश का प्रतापी शासक हुआ है, उसके बीच की है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कहते हैं भरतजन का राजा था दुष्यंत और उसकी प्रेमिका शकुंतला। तो भरतजन के राजा दुष्यंत और शकुंतला के ऊपर जो प्रेम कहानी पर नाटक लिखा गया वही कहलाया अभिज्ञान शाकुंतलम। नाम याद रह जाएगा, शकुंतला नाम शब्द इसमें आ रहा है शाकुंतलम में। अब चूंकि ये दोनों 5-5 खंड में है, लेकिन ये जो अध्याय ये 7 खंड में डिवाइड है। अभिज्ञान शाकुंतलम कितने चैप्टर है? टोटल 7 भाग में। तो 3 नाटक है कालिदास की, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास ने अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखी है, तो इसका मतलब ये सारी नाटकें इनकी संस्कृत में होगी। तो विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब एक चीज और याद रखो, ज्यादातर इनमें जितने भी नाटक है, नाटक तीनों ही प्रेम पर है, ये एक तो फिक्स करना है। दूसरा, जब प्रेम है तो प्रेम इनमें एक लड़के का और एक लड़की का है, तो जिसमें भी ये 2 नाम छुपे हुए हैं वो सारी नाटकें हैं इनकी। तो 3 नाटकें याद रखनी है। इसके अलावा इन्होंने महाकाव्यों की रचना की। क्योंकि काव्य साधारण होते हैं, महाकाव्य महान आत्माओं पर लिखे जाते हैं। जैसे अपन अपने भगवान पर लिखते हैं तो उनको महान मानते हैं, तो चूंकि महान मानते हैं तो महाकाव्य भगवान पर लिखे गए हैं। उनके समय में 2 महाकाव्य बड़े फेमस हुए। एक का नाम था रघुवंशम और दूसरा का नाम था कुमार संभव। जो रघुवंशम है वो भगवान राम के वंश पर लिखा गया है। रघु से लेकर राम तक का पूरा इतिहास का वर्णन किया गया है, वो सारा किसमें लिखा गया है? रघुवंश में, क्योंकि भगवान राम का वंश ही था रघुकुल। दूसरा कुमार संभव। कुमार संभव शिव के पुत्र थे कार्तिकेय। उस कार्तिकेय पर पूरा वर्णन इसमें दिया गया है। तो अब समझो आप, रघुवंशम चूंकि राम के वंश का है तो राम भगवान अपने बड़ी आत्मा है, तो रघुवंशम क्या हुआ? महाकाव्य हुआ। कुमार संभव भी भगवान के पुत्र पर लिखा गया है तो महाकाव्य है। अब चूंकि रघुवंश में ज्यादातर पूरे वंश का वर्णन है, तो ये टोटल 19 खंड में है। यानी रघुवंशम महाकाव्य कितने भागों में डिवाइड है? 19 में है। जबकि जो कुमार संभव है ये 17 खंड में डिवाइड है। अब बड़े हैं तो बड़े भागों में डिवाइड हुए। तो ये 2 महाकाव्य है और 3 नाटक है। कुल 5 रचनाएं हुई अब तक कालिदास की। इसके अलावा इन्होंने कुछ काव्य लिखे। काव्य में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, एक मेघदूत और दूसरी ऋतुसंहार। जो मेघदूत है, देखो ये प्रकृति पर लिखे गए। काव्य में एक याद रखना, प्रकृति पर जो चित्रण किया गया, जो वर्णन किया गया वो सारा काव्य है। भगवान पे लिखा गया वो महाकाव्य है और प्रेम पर लिखा गया वो नाटक है। इतना डिवाइड कर लेना। मेघदूत को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व मेघदूत और एक उत्तर मेघदूत। मेघदूत क्या है? कहते हैं कि एक ऋषि था, हिमालय में तपस्या करने चला जाता है,
और वहां से राजा था, तपस्या करने चला गया, वहां से वो अपने प्रेमिका को याद कर रहा है, तो प्रेमिका को कुछ मैसेज भेजता, हिमालय में गया तो वहां क्या है, बादल ही है। अब बादलों को वो दूत बना करके कल्पनाओं पर आधारित अपना कुछ मैसेज भेज रहा है अपनी प्रेमिका को, यानी वो वहां मैसेज जाए नहीं जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन कल्पना पर आधारित है। यानी वो अपना दूत किसको बना रहा है, मेघ को, यानी बादल को, और उस पर पूरा वर्णन किया गया है, वही रचना उसकी मेघदूत है। दूसरी उन्होंने ऋतुसार लिखी, ये 6 खंड में डिवाइड है, वैसे याद हो जाएगा। ऋतुएं टोटल 6 है, तो हेमंत बसंत शिशिर और सर्दी गर्मी और वर्षा, तो 6 ऋतु हुई। 6 ऋतु होने से ऋतुसार कितने भागों में, 6 खंडों में, यानी प्रत्येक ऋतु का एक अलग अलग चैप्टर है और उसका वर्णन किया गया। तो ये दोनों प्रकृति का वर्णन है, ये काव्य है, भगवान के नामों से वर्णन है, माँ काव्य है, और प्रेम पर वर्णन है, वो सारी नाटकें हैं। तो कुल 7 रचनाएं अपन ने पढ़ी और वो कालिदास की है। अब कालिदास के अलावा भी उस कालखंड में काफी ग्रंथ लिखे गए, उनमें अगर देखें तो उस समय व्याकरण पर भी कुछ ग्रंथ लिखे गए। तो उस समय व्याकरण पर 2 ग्रंथ बड़े फेमस हुए। कहते हैं एक लिखा गया अमरकोश और दूसरा था चंद्र व्याकरण। अमरकोश जो लिखा गया वो अमर सिंह द्वारा लिखा गया, और चंद्र व्याकरण लिखा गया चंद्र गोविंद द्वारा। तो कितने ग्रंथ लिखे गए व्याकरण पर, 2 व्याकरण पे ग्रंथ लिखे गए हैं, एक अमरकोश और एक चंद्र व्याकरण। नाम से याद आ जाएगा, अमरकोश अमर सिंह की रचना है, चंद्र व्याकरण चंद्र गोविंद की रचना है। तो इस प्रकार ये हुए। इसके अलावा उस समय विज्ञान पर भी, गणित पर भी कुछ ग्रंथ लिखे गए, जिसमें आप वराहमिहिर, आर्यभट्ट इनको पढ़ोगे। तो कहते हैं ये इस पे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं उनको भी अपन पढ़ रहे हैं, तब तक आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। एक उस काल खंड में बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखे गए 2 विशाख दत्त द्वारा। और विशाख दत्त ने जो 2 ग्रंथ लिखे हैं उसमें कहते हैं एक मौर्य काल से संबंधित था और एक गुप्त काल से संबंधित। लेकिन ध्यान रखना, यहां पढ़ रहे हैं गुप्त काल खंड के दौरान जो रचनाएं की गई उन रचनाओं को। तो विशाख दत्त चूंकि गुप्तकालीन साहित्यकार है, तो उसने रचना भले मौर्य काल के बारे में की है, लेकिन उसको जो रचना का टाइम पीरियड है वो गुप्त काल का है, इसलिए उन दोनों रचनाओं को अपन गुप्त काल साहित्य के रूप में ही पढ़ रहे हैं। अब देखो, विशाख दत्त की 2 चीजें बड़ी फेमस हैं, एक मुद्रा राक्षस, ये नाटक है, और एक है देवी चंद्रगुप्तम। दोनों ही नाटक है। देवी चंद्रगुप्तम, देखो गुप्त नाम आया है, ये गुप्त वंश से संबंधित है, और मुद्रा राक्षस मौर्य काल से संबंधित है, और दोनों ही रचनाएं किसकी है, विशाख दत्त की। मौर्य काल की रचना जरूर है मुद्रा राक्षस, लेकिन इसकी रचना गुप्त काल में ही हुई है, यानी पिछला इतिहास इन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने इसी टाइम पीरियड में लिखा। और एक इन्होंने लिखा देवी चंद्रगुप्तम, कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के जो प्रेम पर लिखा गया था, उसी नाटक का नाम रखा गया है देवी चंद्रगुप्तम। तो ये दोनों ग्रंथ गुप्त काल में लिखे गए, ये लिखे गए थे विशाख दत्त द्वारा। इसके अलावा कहते हैं कि 2 ग्रंथ और लिखे गए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट था, स्वप्न वासवदत्ता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसका भी नाम आपको याद रखना है। और एक उस समय लिखा गया था चारुदत्त द्वारा, यानी एक स्वप्न वासवदत्ता और एक चारुदत्त, ये भी गुप्तकालीन साहित्य है दोनों। अब कहते हैं इनके बारे में क्या है, तो कहते हैं कि इन दोनों को लिखने वाला भी एक ही आदमी है, और वो है भास। कौन है, बहुत
महत्वपूर्ण साहित्यकार था उस समय का। भास ने उस समय दो पुस्तकें लिखी, एक स्वप्न वासवदत्ता और एक चारुदत्त। ध्यान रखना, स्वप्न वासवदत्ता नाटक है। जैसे मुद्रा राक्षस भी क्या था, नाटक है। जो चीजें अलग से आएगी मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। तो ये नाटक है, लेकिन दोनों की रचना किसने की है, भास ने की है। ये दोनों ग्रंथ भी गुप्त काल में ही लिखे गए। इसके अलावा अगर देखें तो उस समय दो ग्रंथ और लिखे गए जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, मैं पहले उनको ही बता रहा हूं। जैसे किसी साहित्यकार ने दो दो चीजें रचित की गई, जैसे एक व्रत संहिता और एक थी पंच सिद्धांतिका। ध्यान रखना, दोनों ज्योतिष गणित अपन जो विज्ञान पढ़ेंगे अब, तो विज्ञान के आधारित ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें है। और ये दोनों ही लिखने वाला व्यक्ति है वराहमिहिर। बड़े फेमस उस समय के ग्रंथ थे व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका। अब वराहमिहिर, तो चूंकि विज्ञान की बात आई है तो उस समय कहते हैं शून्य का आविष्कारक आर्यभट्ट भी हुआ। आर्यभट्ट भी गुप्तकालीन है, तो कहते हैं गुप्त काल में आर्यभट्ट ने भी लिखा। और आर्यभट्ट का नाम भी जल्दी आपको याद रह जाएगा कि आर्यभट्ट ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम उसके नाम से ही है, और ग्रंथ लिखा था आर्यभट्टयम। नाम याद रह जाएगा, आर्यभट्टयम किसने लिखा है, आर्यभट्ट ने। तो कहते हैं इस प्रकार कई सारी ग्रंथों की उस समय रचना हुई है। इसके अलावा उस समय जो लिखे गए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आप खूब पढ़ते हो वर्तमान टाइम पीरियड में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र। कई भागों में है पर बहुत फेमस ग्रंथ है ये, विष्णु शर्मा द्वारा। ये भी गुप्तकालीन साहित्य की प्रमुख उपलब्धि है, पंचतंत्र। इसके कई अलग अलग भाग है जिसमें अपन कलीला दमना वगैरह अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है पंचतंत्र। इसको नहीं होना, कई बार पूछा भी गया है। तो ये भी सारा कहाँ का है, गुप्तकालीन साहित्य है। इसके अलावा उस समय सबसे बड़ा साहित्य लिखा गया नीति सार, कामंदक ने लिखा था। किसने लिखा था, ये याद रखना है, नीति सार। ये क्या है, ये अर्थशास्त्र पर टीका है, अर्थव्यवस्था पर लिखा गया है, उस पर एक क्या लिखी हुई है, टीका है। तो अर्थशास्त्र पर जो टीका लिखी गई वो किस नाम से, नीतिसार नाम से किसने लिखी है, कामंदक ने लिखी है। कौन से कालखंड में, गुप्त काल में। तो ये भी गुप्त काल का बहुत बड़ा साहित्य है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य था वो अपन ने पढ़े हैं व्याकरण के रूप में। व्याकरण के अलावा इस समय अगर कोई सबसे बड़ा ग्रंथ था तो वो था मर्क्षकटिकम। और मर्क्षकटिकम लिखा था शूद्रक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी मर्क्षकटिकम। मर्क्षकटिकम के अलावा अगर सिंगल नाम में अपन देखें तो एक किरातार्जुनीयम, ये लिखा था भारवी ने। तो किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित है, मर्क्षकटिकम किसके द्वारा रचित है, शूद्रक द्वारा। पर इसके अलावा उस समय कहते हैं योग पर भी एक ग्रंथ लिखा गया, बहुत बढ़िया ग्रंथ था। तो योग पे जो साहित्य लिखा गया उसका नाम था योगाचार, नाम याद रह जाएगा। और योगाचार लिखने वाला था व्यक्ति असंग। कौन था, असंग। इस प्रकार अगर देखा जाए तो गुप्तकालीन साहित्य में कालिदास ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर कालिदास के अलावा भी जिन जिन्होंने लिखे हैं उन ग्रंथों के बारे में अपन ने पढ़ा है। कालिदास की अपन ने 4 रचनाएं पढ़ी। इसके अलावा 2 अपन व्याकरण पे ग्रंथ पढ़े, 2 व्याकरण पे अमरकोश और चंद्र व्याकरण, दोनों अमर सिंह और चंद्र गोविंद द्वारा लिखित गई। तो 9 जो साहित्य थे वो उस समय पढ़े। इसके अलावा विशाख दत्त के 2, 11 हो गए, भास के 2 हो गए, 13, और वराहमिहिर के 2 हो गए, 15 साहित्य। आर्यभट्टयम 16 हो जाएगा, पंचतंत्र 17, नीतिसार 18, मर्क्षकटिकम 19, किरातार्जुनीयम 20 और योगाचार 21। यानी अपन ने कुल आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में अपन ने कुल 21 साहित्य के बारे में चर्चा की है। टोटल कितने साहित्य पढ़े हैं, ये 21 साहित्य तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और 21 साहित्य है, उन 21 साहित्यों के ऊपर जब आप टिप्पणियां करोगे तो आपका एक पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा गुप्तकालीन साहित्य।
कालिदास से शुरुआत करनी है, इंपॉर्टेंट है। कालिदास अलग से भी खूब पूछा गया है और एक एक करके सबका वर्णन करना है। तो इन साहित्यों को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य है और इससे आपका एक सवाल क्लियर हो जाएगा। कौन सा? गुप्तकालीन साहित्य का। तो आज की क्लास में हम सिर्फ गुप्तकालीन साहित्य को लेकर के आए थे। अगली क्लास में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।